हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक आफ्टर 15 डेज़ के बाद हम फिर से एक केस करेंगे। ऐसे छोटे छोटे केस और बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आपके सामने बीच बीच में लाता रहता हूँ, जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो एक केस, ये इनफर्टिलिटी का केस है। एंड द पेशेंट एज, द फीमेल एज इज़ 29 to 30 अराउंड। वो मेरे पास आई और किसी रिलेटिव ने मेरे बारे में बताया था। ऑलरेडी वो किसी गायनेक के पास 1 साल ट्रीटमेंट कर चुकी थी एंड ऑलरेडी वो 6 महीने से किसी होम्योपैथ के पास ट्रीटमेंट ले रही थी, होम्योपैथ के पास। बट स्टिल किसी रिलेटिव ने बताया मेरे बारे में, और वो मेरे यहाँ से डिस्टेंस में ऑलरेडी मुझे लगता है 5 to 10 मिनट्स के बाय वॉकिंग डिस्टेंस से होगा। एंड शी कम टू मी। तो जैसे ही वो एंटर की, एक बहुत सिंपल, बहुत स्वीट सा स्माइल उसने अपने फेस पे मुझे दिया, स्माइल किया और शांति से आके चेयर पे बैठ गई। ठीक है। तो मैंने थोड़ा 2-3 मिनट्स मैंने जस्ट लैपटॉप ऑन किया और लैपटॉप का रेपर्टरी चार्ट खोल के जस्ट मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ही कर रहा था। तो आई जस्ट आस्क कि बोलिए ना, क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्या परेशानी है। तो वो अपने चेयर को इस तरीके से आगे लाई एंड ही सिट लाइक दिस। ठीक है। ऐसे आके मेरे इस पे टेबल पे हाथ रख के इस तरीके से बैठ गए। ठीक है। तो यहाँ से आपको रूब्रिक्स मिलना चालू हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में कंटिन्यूस चलना चाहिए कि पेशेंट आगे क्यों आया और किस तरीके से बैठा आपके सामने। तो हर प्रेजेंटेशन और हर पेशेंट का ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये केस में जब मैंने उसको पूछा कि बताइए क्या दिक्कत है, वो चेयर को आगे लेके आके इस तरीके से आके टेबल पे हाथ रख के बैठ गई। यहाँ से आपको दिमाग में आपकी लाइट जलना चाहिए कि अभी इसको क्या करना है। तो आपके लैपटॉप में उंगलियां चलनी चाहिए कि हमें इसको क्या रूब्रिक्स लेंगे, ये पेशेंट ऐसा क्यों किया। ठीक है। मैंने बोला कि फिर उसने बताना चालू किया, सर मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। पिछले 2 साल से हमने पहले स्टार्टिंग में 1 साल नहीं किया, प्लान नहीं किया, पर मैं प्लान कर रही हूँ तो बट मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। 2 साल से मैंने दवा चालू किया है। 1 साल से मैं गायनेक को दिखाई, पर बहुत सारे रिपोर्ट्स किए, रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल, हस्बैंड का भी, बट स्टिल मतलब कंसीव नहीं हो रहा है। एंड डॉक्टर ने दवा दिया, मैंने 1 साल प्रॉपरली लिया, मगर कोई इफेक्ट नहीं दिखा। तो किसी ने मुझे बताया कि आप होम्योपैथी कीजिए। तो मैं होम्योपैथ के पास गई और मेरा घर से जो जहाँ मैं अभी दवा ले रही हूँ वहाँ से 1 आवर का जर्नी है, मतलब ट्रैवलिंग का। तो मुझे बहुत हेक्टिक रहता है वो, मतलब इतना जाना फॉलोअप के लिए। तो अभी मुझे मेरे रिलेटिव ने बताया कि मतलब आपसे दवा लेने के लिए, क्योंकि आप मेरे घर के जस्ट बाजू में ही हो और विदिन 5 मिनट्स से 7 मिनट्स के रास्ते पे हो आप, वॉकिंग डिस्टेंस पे। इसलिए मैं सोची कि मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने उसको पूछा कि जब आप ऑलरेडी आपके पास होम्योपैथ के पास आपकी दवा चल रही है, तो 6 महीना हुआ है और ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो फिर आपने क्यों डिसाइड किया, क्यों सोचा कि आप मुझसे दवा लो, क्योंकि आप ऑलरेडी होम्योपैथ के पास थे। तो पेशेंट ने बोला, सर वो तो सही है सर, कि मगर उन्होंने बोला था मुझे कि आपको टाइम लगेगा, बट आप थोड़ा प्रॉपरली करेंगे तो हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि मगर प्रॉब्लम ये है सर कि मेरा ट्रैवलिंग आवर बहुत जाता है, इसमें ट्रैवलिंग आवर जाता है, 1 घंटे का डिस्टेंस है, वो मेरा एक खर्चा रहता है अलग से, ट्रैवलिंग जाना फिर वहाँ बैठना, वो मेरा आवर्स का जो टाइमिंग रहता है वो बहुत वेटिंग रहता है, प्लस वहाँ का उनका फ़ीस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यू, आपका फ़ीस उससे थोड़ा लेस है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना दिखा दूँ, मतलब मेरा आपको दिखाने का कारण यही है कि मेरा टाइमिंग बचेगा, उतना आवर का मेरा जर्नी का पैसा भी बच जाएगा, उतना वेटिंग पीरियड बच जाएगा। तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब यहाँ बाजू में हो और मुझे होम्योपैथिक करना ही है, तो मैं आपके समय लंबा, आप जितना दिन बोलेंगे मैं उतना दिन करूँगी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। तो इस तरीके से मैंने वहाँ नहीं गई। मैं बोला कि अगर जब करना ही है तो मैं आपके पास करती हूँ, क्योंकि आप मेरे बाजू में ही हो, तो मुझे ज़्यादा वो सब ट्रैवलिंग का नहीं होगा, ना उनका फ़ीस का इतना महंगा, प्लस उनका वहाँ वेटिंग पीरियड का, प्लस मेरे ट्रैवलिंग का खर्चा, वो सब मेरा काफ़ी मतलब उससे कम लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। सुना ठीक है, और कुछ? तो बोले नहीं सर और कुछ नहीं, बस यही दिक्कत है। अब मतलब आप कुछ करो सर कि ये हो जाए, मेरे को मतलब प्रेगनेंसी रुक जाए। तो जब भी मतलब मैं देखती हूँ मेरे दूसरे किसी बच्चों को, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत दुख होता है कि दूसरे के बच्चे खेलते हुए, मतलब ऐसा नहीं दुख होता है कि मतलब उनके बच्चे को देख के, मतलब मुझे खुद को फील होता है कि मेरे बच्चे क्यों नहीं हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। मैंने ठीक है मैं दवा देता हूँ, मुझे आप बताइए। मैंने इसे 30 का 3 डोज दिया स्टार्ट में। तो और हाँ, इसका जो पीरियड्स का प्रॉब्लम है, सॉरी पीरियड्स के प्रॉब्लम, इसका इरेगुलर रहता है पीरियड्स, मतलब इसका पीरियड्स कभी 2 मंथ में, कभी 2.5 मंथ में इसको पीरियड्स का प्रॉब्लम था। तो अभी लास्ट जो साइकिल था, अभी उसको मुझे लगता है कि 1 महीना पहले ऑलमोस्ट
फिर 15 डेज़ ऊपर जा चुका था एंड वो मेरे पास तब आई थी। तो मैंने उसे 30 का 3 डोज दिया एंड 30 का 3 डोज देने के बाद विदिन 4 to 5 डेज़ में ही उसका जो साइकिल था वो आ गया। तो विदिन 4 डेज़ 5 डेज़ में 30 का 3 डोज़ देने के बाद वो साइकिल उसका 5 दिन में आ गया। उसके हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया था कि सर उनका साइकिल आ गया है, जो पहले 2-2.5 महीने में आता था, अभी मेरे ख्याल से 15 डेज़ लेट में ही आपकी दवा चालू की है, 5 दिन में ही उनका साइकिल आ गया है। तो मैं बोला ठीक है, सेम दवा कंटिन्यू करो, फिर हम देखेंगे। तो नेक्स्ट मंथ में उनको जब फॉलोअप के लिए आया तो जो अगला साइकिल था, दवा चल रही थी तो अगला साइकिल उनका आया नहीं, नेक्स्ट साइकिल रुक गया। तो 7 डेज़ ऊपर हो गया और शी स्टार्ट फीलिंग नॉशिया एंड ब्लॉटेड इन एब्डोमेन। उनको नॉशिया होने लगा, मॉर्निंग थोड़ा सिकनेस, मतलब उनको थोड़ा सा गिडीनेस लग रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक बार प्रेगनेंसी चेक कर लो। तो देखते 8 डेज़ या 10 डेज़ ऊपर गया था एंड उसको सिम्टम्स आने लगे थे। तो मैंने बोला ठीक है, चेक करके एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कैसा है। तो जैसे उन्होंने चेक किया एंड द प्रेगनेंसी वॉज पॉजिटिव। सो वो हस्बैंड ने मुझे ये भेजा, रिपोर्ट भेजा उसका स्ट्रिप का। मेरा ठीक है, पॉजिटिव है ना। उसके बाद 2nd मंथ में ही वो कंसीव हो गई 30 के 3 डोज के बाद। तो अभी वो 4 to 5 मंथ का उसका प्रेगनेंसी मतलब ये हो गया, 5 मंथ हो गया है, 5 मंथ के ऊपर हो गया है। नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बच्चा भी अच्छा है, रिपोर्ट्स निकाला था, नॉर्मल है। तो 30 का 3 डोज देने के बाद ही वो प्रेगनेंसी कंसीव कर गई थी। तो अभी आपको इस केस में क्या देखना है, हर चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज़ सिंपल रखना है, आपको सिंपल सोचना है और सिंपल वे में पेशेंट को देखना है। तो इस केस में आपको पहला चीज़ क्या रखा, अ स्वीट स्माइल। तो हम सारे रूब्रिक लेंगे, पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रूब्रिक इज स्माइलिंग। तो जब आते ही जो एक स्वीट स्माइल दिया और आके सीट पे बैठ गई, जब मैंने पूछा कि आप बताइए क्या दिक्कत है मैम, क्या परेशानी है, तो वो किस तरीके से टेबल को खींच के इस तरीके से बैठ गई। अब देखिए ये क्या है, दिस इज़ एल्डिंग डिस्पोजिशन, झुक गई ना, अपने आप को झुका दिया। और झुकाने के बाद क्या किया, एक तो होता है एल्डिंग करना और एक एल्डिंग के साथ क्लिंग करना, ये दोनों आप समझिए। कुछ पेशेंट खाली ऐसे झुक जाते हैं बताने के समय में, आप देखिए ऐसे बैठ जाते हैं, झुक जाते हैं, तो दिस इज़ एल्डिंग। और एक एल्डिंग के साथ जो अपने हाथों को टिका देना किसी के सहारे या टेबल पे या चेयर पे या एग्जामिनेशन टेबल पे, दिस इज़ क्लिंगिंग। तो आपको दोनों रूब्रिक उसी समय मिल जाते हैं, एक तो एल्डिंग और क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू, ठीक है। ये 2 रूब्रिक और स्माइलिंग, ये 3 रूब्रिक आपको इसी टाइम में मिल गए जब पेशेंट विदिन 2 या 3 मिनट्स में आपको ये 3 समझ में आ गए। अब आपको देखिए कि पेशेंट ने क्यों सोचा कि एक होम्योपैथ के पास दवा चल रही है ऑलरेडी, तो उसने क्यों सोचा कि वो मेरे पास दवा ले। तो ये क्वेश्चंस उसकी केस को ओपन करेगी। उसने क्या बोला कि मेरा ट्रैवलिंग आवर 1 घंटे का है, ट्रैवलिंग का पैसा ज़्यादा जाता है, वहाँ बैठने का वेटिंग पीरियड का टाइम लगता है, डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा है, और आप तो मेरे बाजू में हो ना, विदिन 5 to 7 मिनट्स के रास्ते पे वॉकिंग डिस्टेंस पे आप मेरे बाजू में हो, मेरा ट्रैवलिंग आवर बचता है, मेरा ट्रैवलिंग का पैसा बचता है, डॉक्टर की फ़ीस आप उससे थोड़ा कम है आपकी, प्लस और उससे कम है, और मेरा वेटिंग पीरियड मतलब जो रहता है आवर वो वहाँ बैठने का वो भी कम हो जाता है, मेरा काम हो जाता है ना यहाँ पे सब आपके पास, और मुझे होम्योपैथी करना है, जबकि डॉक्टर ने बोला है कि मुझे दवा लेना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना आपसे ही लूँ होम्योपैथी, तो मेरा यहीं से ही काम हो जाए। तो ये क्या है, देखिए ये है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या होता है, मोल भाव करना, तोल मोल करना चीज़ों को। तो इसने क्या सोचा, वहाँ की जो आवर जर्नी है उसमें पैसा खर्चा होता है, डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है, उतना वेटिंग पीरियड का टाइम ज़्यादा जाता है मेरा, उससे बेटर है कि मैं यहाँ जाऊँ ना। तो इससे इसने क्या किया, मन में उसने बार्गेनिंग किया कि कहाँ सस्ता मिलता है, कहाँ ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो यहाँ ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसके टाइमिंग बचेगा, जर्नी का पैसा बचेगा, वेटिंग आवर बचेगा, और प्लस डॉक्टर की फ़ीस तो उससे लेस है तो ये भी बचेगा। तो ये क्या है, दिस इज़ बार्गेनिंग ऑफ पल्सेटिला। ये पल्सेटिला का बार्गेनिंग है। आप देखिए इसने बहुत ब्यूटीफुली बार्गेनिंग करके वो मेरे पास दिमाग में लगा के आई कि इस तरीके से आप क्वेश्चन जब पूछोगे उससे तो आपको वही आंसर मिलेगा, क्योंकि उसके मन में जो उसने सोचा शिफ्ट करने का होम्योपैथी जबकि ऑलरेडी चल रही थी, तो यहाँ से आपको वो केस समझ में आ जाएगा। तो ये पल्सेटिला, मैंने इसे पल्सेटिला 30 का दिया था। इस तरीके से बार्गेनिंग करते, ठीक है, चीज़ों को तोल मोल के भाव मोल करके आप उसको बार्गेन करते हो। तो यहाँ उसने ज़्यादा कंफर्टेबल सुटेबल प्राइस क्या लगा, मेरे पास लगा, वहाँ का ज़्यादा हायर था, टाइमिंग का, ट्रैवलिंग का, वेटिंग का सब मिला के इससे ज़्यादा बेनिफिशियल, सस्ते में कम में काम हो रहा है यहाँ पे। तो दिस इज़, उसने ये बात चूज़ किया। इसको आप ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हो एक तरीके से, पल्सेटिला में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, बट ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा उसने किस तरीके से अपने दिमाग में बार्गेनिंग किया, दिस इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में मुझे बताना था कि बार्गेनिंग किस तरीके से इस लेडी ने शिफ्ट करने के लिए बार्गेनिंग किया।
केस में। तो मैंने इसे पल्सेटिला दिया और पल्सेटिला के बाद नेक्स्ट मंथ में ही उसने प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। ठीक है, तो आपको बहुत सिंपल अगर आप सोचोगे कि और ये एल्डिंग तो बहुत कॉमन है। आप देखिए जो पेशेंट आपके सामने जिस तरीके कुछ बहुत ऐसे बैठते हैं, ठीक है। एक पेशेंट आया था मेरे पास, तो ऐसा एक कॉलर खोल के मैं आपको बताता हूँ ऐसे, तो हर बार जो आता ना तो ऐसा करता, ठीक है, ऐसा इस तरीके से बैठते। तो ये क्या होता है, ये ऐसे जो बैठते हैं ना छाती फैला के, दिस इज़ प्राउड फीलिंग, तो डिल्यूजन प्राउड, ठीक है। तो हम उसको इस वे में लेते हैं, ठीक है, डिल्यूजन प्राउड। और एक जो ऐसे बैठते हैं, देखिए ये सब जो छोटे छोटे गेस्चर है, इस तरीके से कोई पेशेंट बैठते हैं, देखो ऐसे, तो दिस इज सुपीरियर कॉम्प्लेक्स ना, डिल्यूजन सुपीरियरिटी। तो ये सुपीरियरिटी प्लैटिना का ऐसे गेस्चर होते हैं। आपको हर जगह गेस्चर देखना है पेशेंट का। तो इस तरीके से प्राउड, जो छाती उठा के ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बार बार कॉलर ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ है ना, ऐसे करते हैं, दिस इज प्राउड फीलिंग। चेस्ट प्राउड में क्या होता है, आपकी छाती फूल जाती है ना, तो डिल्यूजन प्राउड आपको बोलेगा नहीं कि मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, मगर आपको अपने गेस्चर से बताएगा कि ही इज़ फीलिंग प्राउड, ठीक है। तो ये प्राउड है। और जिस तरीके से गेस्चर जो बैठते हैं, तो ये क्या है, जो ऐसे हेड में हाई देखते हैं, तो दिस इज सुपीरियरिटी, डिल्यूजन सुपीरियरिटी ऑफ प्लैटिना के ऐसे होते हैं। और भी रेमेडी है, आपको डिफ्रेंशिएट करना विद अदर रेमेडी से, मगर इस तरीके से जो शेकिंग हेल्प के साथ और इस तरीके से जो गेस्चर देते ना कि उनके हेड को हाई रखना, आपको इस तरीके से देखते हैं, मतलब ऊंचा देखना, बाकी सब इन्फीरियर है प्लैटिना के लिए। तो प्लैटिना के टोन में ही वो ये होगा कि आपको बाकी किसी को गिनेगा नहीं, ठीक है। तो हर किसी को कम गिनेगा और अपने आप को सुपीरियर दिखेगा। तो ये गेस्चर जो बहुत होते हैं ना, ये छोटे छोटे गेस्चर आपको देखना है पेशेंट में। तो इस गेस्चर में ये प्लैटिना का और ये जो मैंने प्राउड फीलिंग बताया है, ठीक है, ये आपको नोट करना है। आपको दिखेंगे तो आप ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए। और ये मैंने बार्गेनिंग का जो मैंने पल्सेटिला का केस बताया है, और ये जो मैंने एल्डिंग का, ये गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट आपके सामने झुक जाता है, आके इस तरीके से बैठ जाता है, ठीक है, तो ये आपका एल्डिंग डिस्पोजिशन। और अगर कुछ ऐसा टिका दिया या फिर ऐसा कुछ ले लिया, आगे आके झुक गया, तो दिस इज़ क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू, ऐसे कुछ पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, क्लिंगिंग पर्सन इन फर्नीचर टू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, हर एक रूब्रिक्स का इंपॉर्टेंस है। तो पल्सेटिला 30 देने के बाद ये पेशेंट कंसीव कर गई। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।